call next Dr. Jagannath Ganvir. He is a motivation for young generation. He has seen it all. He is a veteran in this struggle. He is currently actively working as senior ENT consultant in Indore, MP. He's been active since childhood in Ambedkarite movement and initiated the movement at several towns in MP. Founder of Nalanda Public School 2003, Dr. Ambedkar Library 1979, Dr. Ambedkar Shikshan Sanstha 1967, and he has led the Marathwada University movement in Indore, MP 1979. Personally, when we interact with him, there is always a takeaway based on his experience and just the insight and different novel ideas that he has. So without much ado, I would call upon Ganvir uncle to please come forward and share your thoughts with us. जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। सबसे पहले मैं आप सभी को 65th एनिवर्सरी पे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के ऊपर आपको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा। First of all, I would like to thank the AIM organizations who invite me particular to say something on the topic, the critical circumstances of non-democratic India and relevance of the Buddha, Ambedkar and Buddhist society। अलोकतांत्रिक हो चुके भारत की अति गंभीर हालत में बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धिस्ट सोसाइटी की प्रासंगिकता, इस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए इनवाइट किया गया है। स्पेशली मैं मिलिंद सर, सूरज, नितिन, इनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया है। सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के पहले मैं कुछ 14 अक्टूबर 1956 नागपुर धम्म दीक्षा स्थान की कुछ रोचक घटनाएं सुनाना चाहता हूँ। यह धम्म दीक्षा सारनाथ में होने वाली थी, बाद में बॉम्बे में होने वाली थी और वामन राव गोडबोले के प्रयत्न से नागपुर में हुई। वह दृश्य दिखाना चाहता हूँ मैं। बाबा साहब का जो स्टेज था, जिस प्रकार यह था, वो नीचे की तरफ था और पीछे की तरफ पब्लिक इस प्रकार से बैठी हुई थी, जैसे आखिरी भी आदमी को बाबा साहब बहुत अच्छे ढंग से देख सकते थे। एक तरफ महिलाएं बैठी हुई थी, दूसरी तरफ आदमी लोग बैठे हुए थे। आगे जो ग्राफर्स लोग, ट्रांसफॉर्म करने वाले लोग, रेडियो स्टेशन वाले लोग, पत्रकार लोग ये बैठे थे। उनके बाद में जो नेता लोग थे, जैसे दादा भाऊ खोबरागड़े, दादा साहब खोबरागड़े, लोखंडे भाऊ और अन्य लोग, ऐसे इसमें सब लोग पीछे की तरफ देख रहे थे कि बाबा साहब मेन गेट से आने वाले हैं। परंतु बाबा साहब चढ़ने में उनको परेशानी होती थी, तो स्टेज इस प्रकार से बनाया गया था कि पीछे से गाड़ी आई और बाबा साहब पीछे से सिर्फ 2 सीढ़ी चढ़े और एकदम से स्टेज के ऊपर अवतरित हो गए। तो ये इस प्रकार से लगा जैसे कि बाबा साहब एकदम से किसी रूप के अंदर स्टेज के ऊपर आ गए। जो पीछे की तरफ देख रहे थे, जब सामने बताया गया कि बाबा साहब स्टेज के ऊपर आ गए हैं, तब मालूम पड़ा कि बाबा साहब वो वहाँ पे सामने आ गए। तो सब लोग कहने बड़ा खुश हो गए। उनको एकदम लगा कि जैसे कोई भगवान आ गए। सॉरी, यानी भगवान शब्द का उपयोग किया। उसी प्रकार एक और रोचक घटना थी कि पूरे नागपुर में और आसपास के एरिया में सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद धोतर यह कहीं नहीं मिल रहा था। तब वामन राव गोडबोले ने शाम यहाँ पे होटल थी, बाबा साहब से रिक्वेस्ट की थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि सब महिलाएं लोग भी आई थी उस समय। तो उनको बोला कि सबको तो दीक्षा दिलानी है, इन लोगों को पीछे की तरफ बिठाया जाए, जो सफ़ेद कपड़े पहले पहने वो जो बाद में। अब मैं टॉपिक के ऊपर बोलना चाहूँगा। हालांकि मेरा ये वक्त यानी एक तरह से ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट था, 1 घंटे का बोलने का था, तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कितना बोल पाऊँगा। बाबा साहब का बहुत विस्तृत
यानी डायनामिक उनकी पर्सनैलिटी थी सभी सब्जेक्ट के ऊपर, और ख़ास करके मानव से रिलेटेड। तो खास करके अपने समाज के लिए, सिर्फ नागपुर, बॉम्बे या महाराष्ट्र समाज के लिए नहीं सोचते थे, वे पूरे हिंदुस्तान के समाज के लिए, शोषितों के लिए सोचते थे। उनके दिमाग में जो कल्पना थी शुरू में, उन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था, वो यही समझते थे कि आर्थिक हालत होने के कारण से हमारी स्थिति इस प्रकार से खराब है। परंतु जैसे जैसे वो समझते गए, तब मालूम पड़ा कि यह तो कारण धर्म में था। तो अर्थ के अंदर ही देख लीजिए कि उन्होंने क्या क्या डिग्रियाँ ली, जिसको हम न कभी पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न उसके ऊपर बात करते हैं। 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार एंसेंट इंडियन कॉमर्स के ऊपर डिग्री ली थी। 16 के अंदर ही डिविडेंड ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके नेशनल डिविडेंड ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके ऊपर उन्होंने थीसिस लिखी थी, जो 8 साल बाद में किसी कारण से छपी। ब्रिटिश भारत में राज्य पूंजी का विकास, द रिवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1920 के अंदर उन्होंने अपने दोस्त जो नवल भटेना पूरी ज़िंदगी भर रहे, उन्होंने उनसे कुछ रुपए उधार लिए थे। वह ये बोल के लिए थे कि कुछ समय बाद में जर्मन जो मुद्रा है वह बढ़ने वाली है। यह समझ के उन्होंने 2000 रुपये उस समय उनसे उधार लिए। अब उस समय सिर्फ उनकी उम्र 29 थी। देखिए ध्यान से, 29 साल की उम्र में उनको पूरे विश्व का अर्थशास्त्र ज्ञान था। हम ये कहीं समझ ही नहीं पा रहे। यानी 29 साल की उम्र में अर्थशास्त्र का पूरा ज्ञान था। यह हम समझ ले तो शायद हम अर्थ के ऊपर आगे बढ़े। 1921 के अंदर पीएचडी की प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। इसके अंदर कारखाने, व्यापार किस प्रकार से इंडियन लोग उनका ब्रिटिश लोग शोषण कर रहे हैं, ये इसके ऊपर उनका विस्तृत जानकारी थी। फिर प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ 1929 के अंदर, उसके अंदर उन्होंने पूरे ब्रिटिश कारखानेदारों, उनके नेताओं, उनके जितने एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनके सबके इस प्रकार से भर्त्सना की कि ब्रिटिश वाले परेशान हो गए। अर्थशास्त्री, एक उस समय के विश्व अर्थशास्त्री थे मिस्टर वेंस। उनका सिद्धांत था कि रुपए को सोने में विनिमय किया जाए, करके रुपए को स्थिर किया जाना चाहिए। इसका बाबा साहब ने बहुत ही तगड़े रंग से, फोर्सफुली उनका विरोध किया और बताया कि यहाँ पे मिस्टर केस बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश लोग ये समझने लगे कि बाबा साहब तो ये इन सबसे ज़्यादा विद्रोही हो गए हैं, जितने भी उस समय आंदोलन चल रहे थे, और बाबा साहब को समझने लगे थे कि जासूस है क्या। फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये तो डीएससी कर रहे हैं, विद्यार्थी है। तब उनको समझ में आया कि बाबा साहब तो एक विद्यार्थी है। एक वाक्य है, जब पूरा देश शांत हो, यानी उस वहाँ पे कोई किसी प्रकार का सूखा नहीं हो, अकाल नहीं हो, वो साधारणतया देश चल रहा हो, ऐसे समय में यदि देश की उत्पादक का यदि कीमत बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा जो व्यापारी को होता है, वह आज के समय में हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आज के संदर्भ में। दूसरा, उन्होंने कहा गरीबी को कभी भी उनकी प्रशंसा मत करो। उनको जिस प्रकार से भगवान की प्रशंसा करते हैं, ऐसी गरीबों की प्रशंसा मत करो। जितनी गरीबों की प्रशंसा करेंगे उतना देश में, समाज के अंदर अपराध बढ़ेगा। अब मैं आता हूँ बुद्ध के समय की बातों के ऊपर, उनका संदर्भ। बुद्ध के समय में कोई धर्म नहीं था, अधिकांश सभी अनपढ़ थे। उस समय जाति भेद न होके वर्ग भेद था। तो आखिरी में उनको संरक्षण मिला था राजा और व्यापारियों का। तो वह चीज आज हमारे संदर्भ में नहीं देखने में आ रहे हैं। आज की हालत हमारे जो बन रही है, ना हमारे पास में व्यापार है, ना धंधा है, अर्थ नहीं है हमारे पास में। उस समय से भी ज्यादा एक तरह से कंपैरिजन किया जाए तो अशिक्षित थे। कंपैरिजन में दूसरे लोग ज्यादा शिक्षित है, सक्षम है। राजनीतिक रूप से भी आज हम जीरो है। अब हम शॉर्ट टर्म यदि कंडीशन में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका क्या फायदा। तो शॉर्ट टर्म कंडीशन अभी चल रही है, जिसमें राजनीति चल रही है और धर्म चल रहा है। अच्छी बात यह है कि आज बुद्ध को, अशोक को सब समझने लगे हैं। तो आज एक अच्छी हालत है, परंतु फिर भी हम कमजोर पड़ रहे हैं। उसके सिर्फ दो कारण हैं।
शिक्षा नहीं है और अर्थ नहीं है। यदि ये दो चीज़ें आज के समय में यदि मिल जाती है तो हो सकता है कि जो बाबा साहब ने 4 पहियों की गाड़ी हमको दी थी, एक तो शिक्षा, दूसरी राजनीति, तीसरा धर्म और चौथा अर्थ। यदि 4 पहियों की गाड़ी ही यदि बन जाती है तो निश्चित ही यह देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो बुद्धिज्म होने के बाबा साहब ने कल्पना की थी वो संभव हो सकती है। और चूंकि पिछले अगस्त में शायद AIM की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सुना था कि 1 या 2 लोगों को PhD करने के लिए अपन स्पॉन्सर करेंगे। फिर किसी ने कहा था कि यहाँ पे अपन ज़मीन लेंगे और हॉल लेंगे, ऑफिस खोलेंगे। तो मेरे को उससे इंस्पायर मिला, मैं उससे इंस्पायर हुआ कि यहाँ पे आज कुछ कहना चाहिए। जैसे मिलिंद जी से मैंने सुना था और भी दूसरे कार्यकर्ताओं से सुना था, तो इंस्पायर होकर आज मैं ये बोल रहा हूँ। और चूँकि USA के अंदर आप पूरे हिंदुस्तान के अपने कम्युनिटी के ब्रेन हो, और मैं यह नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से आप सक्षम हो, फिर भी कुछ ना कुछ इसका यदि मेल करके किया जा सकता है तो अपन कुछ कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा का हम सभी लोग नारा लगाते हैं, सब लोग शिक्षित हुए, परंतु सब एक घर में से 50 साल में सिर्फ बच्चे लोग 2 या 3 बच्चे लोग, किसी ने भी 10 ने या 15 ने मिलकर कभी कोई स्कूल नहीं खोला, प्राथमिक स्कूल नहीं खोला, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं खोला और कॉलेज नहीं खोला। यदि आज 60 के अंदर 70 के अंदर भी खोल लेते और एक एक के अंदर यदि समझ लो एक एक प्रदेश में भी कई स्कूल कॉलेज होते तो शायद हो सकता है कि आज हम सक्षम होते और आज हमारे साथ में यह स्थिति नहीं होती। फिर भी मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो षड्यंत्र चल रहा है वर्तमान में जैसे अभी मैडम विमला ने बोले थे, वर्तमान में देश में शूद्र और पिछड़े वर्गों को बिल्कुल अनपढ़ बनाया जा रहा है। उस षड्यंत्र को फेल करने के लिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस षड्यंत्र को खत्म करें, और दूसरी जिम्मेदारी है कि अर्थ के साथ में हम शिक्षा को साथ में लेके चलें, तो भविष्य में कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। और हमारे पास में शॉर्ट टर्म्स बेनिफिट वाला प्रोग्राम तो हो ही, पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट का यदि प्रोग्राम होगा तो निश्चित ही जैसे अभी दुश्मनों को सफलता मिली है, हम उसको खत्म करके हमको भी सफलता मिल सकती है। परंतु वो प्रोग्राम होना चाहिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, तब जाके हमको सफलता मिलेगी। यदि किसी ने सोचा कि हम 1-2 वर्ष में कर लेंगे तो संभव नहीं है। जिस प्रकार की दूसरी समितियां अनसक्सेस होते आ रही है, सिर्फ अपना कुछ समय तक काम करते फिर बैठना पड़ता हो, वो हालत हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, खास करके AIM से, कि इसके तरफ विशेष ध्यान देंगे। मेरे से जितना भी सहयोग बनेगा मैं आप लोगों के साथ में हूँ। जय भीम, जय भारत। Thank you so much, Dr. Ranveer. That was really pulse of wisdom, particularly from the financial empowerment point of view, right, going right back to what Baba Saheb's his own thoughts and philosophy on that was. So thank you for sharing that. Appreciate that. We are actually running a bit late on schedule, so we have some scheduled speakers, internal speakers. What I would like to do is I would like to stagger them around. And you don't mind, it's getting late outside the US, particularly in India and Asia. So I see a lot of our audience still there in spite of the late hour. I would like to reach out to them and call them out and see if they want to say just wish on this occasion. So I will go about calling people. From Aniket Foundation. Sunita, Aniket Foundation has partnered with us, as was mentioned by Nilesh earlier.